बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today in this lecture we are going to discuss polysaccharides in detail। यानी आज हम polysaccharides की complete classification discuss करेंगे। ठीक, देखिए polysaccharides classify किए जाते हैं homopolysaccharides में और heteropolysaccharides में। होमोपॉलीसेक्राइड्स वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जो एक ही तरह के मोनोसेक्राइड यूनिट्स के जॉइनिंग से फॉर्म होते हैं, और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स जैसा कि इनके नाम से जाहिर है ये एक से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं। अब होमोपॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स आ जाते हैं और इसके अलावा स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स आ जाते हैं। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स में अगर हम प्लांट ओरिजिन की बात करें तो वहाँ स्टार्च है हमारे पास एग्जाम्पल, और अगर हम एनिमल ओरिजिन की बात करें तो वहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। अब हम देख लेते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन में इनके स्ट्रक्चर में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए स्टार्च हो या ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल हो, ये दोनों ग्लूकोज के रिजर्व के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज रेजिड्यूज है, यहाँ अल्फा 1,4 लिंकेज भी है और ब्रांच पॉइंट के फॉर्मेशन के लिए अल्फा 1,6 लिंकेज भी है, स्टार्च में भी एंड ग्लाइकोजन में भी। डिफरेंस कहाँ पर है कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर हाईली कॉम्पैक्ट होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू स्टार्च मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम अपनी क्लासिफिकेशन पर वापस चलते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास प्लांट ओरिजिन में सेल्यूलोज है और एनिमल ओरिजिन में काइटिन मॉलिक्यूल है। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सेल्यूलोज और काइटिन में क्या सिमिलैरिटीज हैं एंड क्या डिफरेंसेस हैं। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 पर जो OH ग्रुप है, अगर वो रिप्लेस हो जाए एसिटाइलेटेड अमाइनो ग्रुप से तो क्या होता है, ये ग्लूकोज का डेरिवेटिव फॉर्म कर लेता है। ग्लूकोज के इस डेरिवेटिव का नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन जब अपने ही जैसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो और बीटा 1,4 लिंकेज फॉर्म करता चला जाए तो फिर काइटिन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। काइटिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्थ्रोपोड्स एंड क्रस्टेशियंस के एक्सोस्केलेटन की फॉर्मेशन में। ठीक है, यानी काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ N-acetyl glucosamine in which N-acetyl glucosamine are joined together by the formation of beta 1,4 linkage। ठीक है, अब हम सेलुलोज पर आ जाते हैं। देखिए ग्लूकोज रेजिड्यूज एज इट इज जब एक दूसरे से बीटा 1,4 लिंकेज के थ्रू कंबाइन हो जाएं और एक पॉलीमर फॉर्म कर लें तो वो पॉलीमर सेल्यूलोज कहलाता है। ठीक, काइटिन और सेल्यूलोज में डिफरेंस क्या है? काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज दैट इज N-acetyl glucosamine, while cellulose is a polymer of glucose। इनमें सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में बीटा 1,4 लिंकेज फॉर्म होती है। अच्छा, बीटा 1,4 लिंकेज की फॉर्मेशन क्यों होती है? चूंकि इन दोनों मॉलिक्यूल्स को स्ट्रक्चरल रोल प्ले करना है, लिहाजा इनमें अल्लाह ताला ने बीटा 1,4 लिंकेज रखी है। इसकी वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स इनसॉल्युबल हो जाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक, अब हम अपनी क्लासिफिकेशन पर वापस चलते हैं और देखते हैं हमारे पास हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स यानी म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स में कौन कौन सी एग्जांपल्स मौजूद है। देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हेपरिन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड एंड कैरेटिन सल्फेट। अच्छा, अब इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेपरिन मॉलिक्यूल। अब हेपरिन मॉलिक्यूल में पहला जो मॉलिक्यूल है वो है डी ग्लूकोरोनेट 2 सल्फेट। अब ये देखिए, ना तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना ही ये गैलेक्टोज मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये एक डेरिवेटिव है ग्लूकोज का। देखिए कार्बन नंबर 6 पर जब ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो ये कार्बोक्सिलेट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, और कार्बन नंबर 2 का जो OH था वो रिप्लेस हो गया, उसका H रिप्लेस हो गया है बाय सल्फेट रेडिकल। तो यहाँ ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है ये कहलाएगा डी ग्लूकोरोनेट 2 सल्फेट।
ठीक। और इसी के साथ जो सेकेंड मॉलिक्यूल है, ये सेकेंड मॉलिक्यूल भी कार्बन नंबर 6 पर देखिए सल्फोनेटेड है, सल्फेट ग्रुप आकर अटैच हो गया है, और कार्बन नंबर 2 पर सल्फोनेटेड अमाइनो ग्रुप आकर अटैच हो गया है। ठीक, तो इस मॉलिक्यूल का नाम है एन सल्फोग्लूकोजामीन 6 सल्फेट। अब ये दोनों मोनोसेक्राइड्स यानी डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड, ये एक दूसरे से अल्फा 1,4 लिंकेज के थ्रू कंबाइन है, ये एक डाइसेक्राइड बन गया। ये डाइसेक्राइड ये हर बार रिपीट होगा हैपरिन स्ट्रक्चर। ऐसे ढेर सारे डाइसेक्राइड्स जब अल्फा 1,4 लिंकेज के थ्रू आपस में कंबाइन होते चले जाएंगे तो ये हैपरिन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। अच्छा, हैपरिन इज एन एंटीकोएगुलेंट, ये नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, लिवर में, लंग्स में, थाइमस में, स्प्लीन में और ब्लड में। ये किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट कर सकता है? देखिए, हमारी बॉडी में जब ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है तो इसी कैस्केड में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो हेपरिन इस प्रोथ्रोम्बिन की थ्रोम्बिन में कन्वर्जन को स्टॉप कर देता है ताकि ब्लड क्लॉट फॉर्म ना हो सके। ठीक है, इसके बाद हम अपनी अगली एग्जांपल पर आ जाते हैं, दैट इज कॉन्ड्राइटिन 4 सल्फेट। यहाँ पर हमें डी ग्लूकुरोनिक एसिड नजर आ रहा है, यानी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसका कार्बन नंबर 6 ऑक्सीडाइज हो चुका है और कार्बोक्सिलेट रेडिकल की फॉर्म में है। सही, फिर हम देखते हैं इसके साथ जो सेकेंड मॉलिक्यूल है जो इसी डाइसेक्राइड का पार्ट है, वो अपने 4th कार्बन पर देखिए, कार्बन नंबर 4 के साथ यहाँ जो OH था वो उसका H रिप्लेस हो गया है और एक सल्फेट रेडिकल आकर अटैच हो गया है, और कार्बन नंबर 2 पर एसिटाइलेटेड अमाइनो ग्रुप अटैच हो गया है। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन 4 सल्फेट। ठीक, ये गैलेक्टोज का डेरिवेटिव है। ये इस डाइसेक्राइड की फॉर्मेशन में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो है बीटा 1,3। अब ये डाइसेक्राइड मेनी टाइम्स रिपीट होगा। ये डाइसेक्राइड एक अपने ही जैसे दूसरे डाइसेक्राइड के साथ जब कंबाइन होगा तो वहां पर लिंकेज होगी बीटा 1,4। ठीक, इस तरह से कॉन्ड्राइटिन 4 सल्फेट का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। अब ये कॉन्ड्राइटिन सल्फेट हमारी बॉडी में मौजूद होता है कार्टिलेज में, और सेल कोट का कंपोनेंट भी है ये। ठीक, अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, दैट इज हाइलुरोनिक एसिड। ये हाइलुरोनिक एसिड यानी इसका जो रिपीटिंग डाइसेक्राइड है उसका एक यूनिट डी ग्लूकुरोनिक एसिड है, यानी वही ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जिसका कार्बन नंबर 6 ऑक्सीडाइज हो चुका है। इसके अलावा इसका जो सेकेंड कंपोनेंट है वो है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। देखिए, कार्बन नंबर 2 पर एसिटाइलेटेड अमाइनो ग्रुप आकर अटैच हो चुका है। ठीक है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ये दोनों एक दूसरे से बीटा 1,3 लिंकेज के थ्रू कंबाइन है। ठीक, और इसी तरह का दूसरा डाइसेक्राइड जब आ जाएगा, यानी हाइलुरोनिक एसिड की चेन को एलोंगेट करने के लिए, तो वहां जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो बीटा 1,4 बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब hyaluronic acid is the most abundant member of mucopolysaccharides. It acts as lubricant and shock absorbent in our joints. सही, इसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है कैराटिन सल्फेट। ये कैराटिन सल्फेट भी डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड ही इसका रिपीटिंग यूनिट है, और देखिए इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल डी गैलेक्टोज एज इट इज, यानी कोई डेरिवेटिव नहीं है। फिर इसी डाइसेक्राइड का जो सेकंड कंपोनेंट है वो है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन 6 सल्फेट। सेकंड कार्बन पर एन एसिटाइल एसिटाइलेटेड अमाइनो ग्रुप आकर अटैच हुआ है, और कार्बन नंबर 6 पर सल्फेट रेडिकल आकर अटैच हुआ है। तो ये डेरिवेटिव बन गया एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन 6 सल्फेट। यहाँ पर बीटा 1,4 लिंकेज फॉर्म हो रही है डाइसेक्राइड की फॉर्मेशन में, और इस डाइसेक्राइड को इसी जैसे दूसरे डाइसेक्राइड से कंबाइन करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए जो लिंकेज होगी दैट विल बी बीटा 1,3 लिंकेज। ठीक है, इसी तरह ये डाइसेक्राइड कंबाइन होते चले जाएंगे और कैराटिन सल्फेट का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा।
आई होप कि आज के लेक्चर के बाद आपके लिए पॉलीसैकेराइड्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।